हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अपनी बुक से चैप्टर 1 का ग्लैंस लिया था। तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे आपको याद भी नहीं होगा, फटाफट से देखते हैं। हमने पहले इकनॉमी पढ़ा था, छोटा सा रिवाइज़ कर लिया था क्या होता है। देन हमने पढ़ा था इकनॉमी में मार्केट इकनॉमी में क्या होती है और सेंट्रली प्लान्ड इकनॉमी क्या होती है। देन हमने पढ़ लिया था स्कैरसिटी की प्रॉब्लम क्या है या इकनॉमिक प्रॉब्लम चॉइस की क्या होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 3 सबसे बड़े रीजंस क्या होते हैं। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट, उसकी एक्सप्लेनेशन थी। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, उसकी एक्सप्लेनेशन थी। रिसोर्सेज कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूजेस, उसकी एक्सप्लेनेशन थी। देन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं और उनके क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमने अपनी पढ़ाई को लास्ट क्लास के अंदर कर लिया था। तो आज बच्चों उसके आगे से हम शुरू करेंगे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक 3 मार्क्स का टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है बच्चों पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक हमने अभी नहीं पढ़ा था पहले, तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसका क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों कम आता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, लेकिन इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, मतलब कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कुछ कहानी घुमा के देगा। तो मैं आपको ना इसके बारे में पहले डिटेल में समझाता हूँ कि आखिर ये है क्या। बच्चों, पहले हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। इसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं या पॉजिटिव साइंस भी बोलते हैं कुछ लोग। और दूसरा होता है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है। पहले मैं बेसिक फ़र्क समझाता हूँ बच्चों आपको। देखो, मान लेते हैं जब हम कोई भी स्टेटमेंट रखते हैं, जिसको फैक्ट के बेसिस पर, जिसको फैक्ट के बेसिस पर हम ट्रू या फॉल्स में पता लगा सकते हैं, या जो कोई भी स्टेटमेंट के अंदर हम एक्चुअल चीज़ के बारे में बोल रहे होते हैं, तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स को हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ठीक है ना। अब मैं पहले इसके कुछ एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं मैंने बोला कि इंडिया इज़ ओवर पॉपुलेटेड, कि इंडिया की जनसंख्या जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, इस बात से हर कोई सहमत करेगा, हर कोई कहेगा हाँ सर सही कह रहे हो आप, है ना। तो मैं इंडिया की जो एक्चुअल स्थिति है, व्हाट एक्चुअली इट इज़, मैं वो बयां कर रहा हूँ। तो ऐसे स्टेटमेंट को पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मान लो मैंने बोला कि एप्पल इज़ ऑफ रेड कलर, सपोज ऐसा मैंने बोला। तो इस स्टेटमेंट को भी आप फैक्ट के आधार पर पता लगा सकते हो कि सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो मान लो मैंने बोला कि आम तौर पर जनरली एप्पल का कलर ऊपर रेड होता है। तो इसमें भी मैं एप्पल के बारे में एक एक्चुअल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, और इस स्टेटमेंट को आप सही या गलत पता लगा सकते हो। तो इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। मान लेते हैं मैंने बोला वीनस इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। मान लो मैंने बोला कि वीनस जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, शुक्र ग्रह। तो इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक्चुअल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, व्हाट एक्चुअली इट इज़। अब इस स्टेटमेंट को आप फैक्ट के बेसिस पे सच या झूठ पता लगा सकते हो। आप पता लगा लोगे कि सर ये आप गलत कह रहे हो, क्योंकि वीनस नहीं होता, जुपिटर होता है। तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट बच्चों जिसमें आप सच या झूठ का पता लगा सकते हो फैक्ट्स के बेसिस पर, और जिसमें मैं कुछ एक्चुअल स्थिति बयां करता हूं, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, वो कुछ जजमेंट्स होते हैं बच्चों, या कुछ ओपिनियन कह लो। ठीक है ना, वो कुछ ओपिनियंस होते हैं जिनको सच या झूठ के आधार पर कभी भी नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि उसमें कोई फैक्ट नहीं है, उसमें ओपिनियन है। मान लेते हैं मैंने बोला ऑरेंज इज
बेटर देन एप्पल। मैंने बोला संतरा जो है वो सेब से बेहतर फल है। तो अब 4 बच्चे मेरे से लड़ने आ जाएंगे इसी बात पर कि सर ये आपने बोल कैसे दी बात। हमारे लिए एप्पल सबसे बढ़िया फल है सर। तो हो सकता है कि किसी के लिए एप्पल बहुत बढ़िया हो सकता है मेरे लिए ऑरेंज बहुत बढ़िया हो। तो मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि ऑरेंज इज़ बेटर देन एप्पल। अब क्या आप इस स्टेटमेंट को किसी फैक्ट के बेसिस पे ट्रू या फॉल्स में निकाल सकते हो? सोचो, खुद सोचो ध्यान से। क्या हम इस स्टेटमेंट को फैक्ट के आधार पे, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट के आधार पे ट्रू या फॉल्स निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये मैं अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि भाई ऑरेंज बेहतर फल है एप्पल से। तो ठीक है, मेरे लिए है, हो सकता है आपके लिए ना हो, और इसमें कोई सच और झूठ का फैसला भी नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना। या दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, इसमें मैं ओपिनियन रखता हूँ। इसमें मैं क्या बात करता हूँ, जैसे मान लो इधर मैंने बोला इंडिया इज़ ओवर पॉपुलेटेड। अगर मैं बोलता हूँ इंडिया शुड कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन, कि भारत को अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण काबू करना चाहिए, भारत को अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। तो अब देखो, जैसे ही मैं शुड लगा देता हूँ किसी भी सेंटेंस में, अगर मैंने शुड लगा दिया या ऑट टू भी लगा दिया, इनका मतलब होता है कि क्या होना चाहिए, मैं उस पर बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। शुड का मतलब क्या होता है हिंदी में कि यू शुड बी ओबीडियंट, मैं बोलता हूँ, मतलब आपको ओबीडियंट होना चाहिए। या मैं बोलता हूँ यू शुड बी पंचुअल, तो इसका मतलब आपको पंचुअल होना चाहिए। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जब भी कुछ क्या होना चाहिए की बातें हो रही होती हैं, तो ऐसी सारी बातों को हम नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। तो जो भी मैंने एग्जांपल लिया ना कि यू शुड बी ओबीडियंट, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू ऑट टू बी लाइक दिस, या यू शुड डू दिस, ये सारे स्टेटमेंट्स होते हैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं जिसमें हम इज़ की बात करते हैं, व्हाट एक्चुअली इट इज़। अगर मैं बोलता हूँ यू आर अ बैड पर्सन, तो हो सकता है कि अगर वाकई में मैं इसका सच या झूठ पर फैसला निकाल पाऊँ तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बन जाए। हालांकि यू आर ए बैड पर्सन भी मेरा अपना ओपिनियन ही है, जिसको सच या झूठ पे हम नहीं निकाल सकते। बट हाँ, मान लो मैंने बोल दिया चाइना इज़ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, तो चाइना जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है। तो आपको पता है कि हाँ सर ये हम सही कह रहे हैं। तो इस बात को, जिसको हम सच या झूठ पर पता लगा सकते हैं जिसके बारे में, तो उस स्टेटमेंट को हम पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये डिफरेंस होता है। अब इसकी डिटेल्ड एनालिसिस और देखते हैं कि क्या दे रखा है। देखो, अब ध्यान से सुनना है आपको सब बच्चों को। देखो, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बच्चों वो होते हैं विच आर कंसर्न्ड विद व्हाट इज, व्हाट वाज और व्हाट विल बी, ठीक है, उन्हें बोलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। लेकिन नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, देखो नीचे लिखा है आर दोज विच आर अबाउट व्हाट शुड बी, दे डिपेंड ऑन आर वैल्यू जजमेंट अबाउट व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में हम हमेशा कुछ अपना ओपिनियन देते हैं, हम अपने हिसाब से अच्छा बुरा बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला था ना कि ऑरेंज इज़ बेटर देन एप्पल, तो ये जब भी हम अपना कोई जजमेंट या ओपिनियन रखते हैं वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होते हैं। लेकिन जब हम एक्चुअल बातें करते हैं जिनका सच या झूठ पता लगाया जा सकता है फैक्ट्स के बेसिस पर, तो उनको पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों वो जो एग्जाम्पल्स हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं, तो इनमें आपको कोई डेफिनेशन लर्न नहीं करनी। इसमें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या इम्पोर्टेंट बात है वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डिफरेंस, ठीक है। तो इसको मैं इम्पोर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके अपने रजिस्टर में बस इनको नोट करेंगे, ठीक है ना। और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या मतलब है बेसिस के साथ। बच्चों बेसिस नहीं छोड़ना, आप ध्यान रखना, ये ईच एंड एवरी बेसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी डिफरेंस लिखे जाते हैं हमेशा वो पहला कॉलम बेसिस का बनाकर ही लिखे जाते हैं। अच्छा, अब देखो मीनिंग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स,
it deals with what is, normative इकोनॉमिक्स it deals with what ought to be। सबसे पहला डिफरेंस तो ये बताता है क्या है और ये बताता है क्या होना चाहिए, ये फ़र्क है। देखो वेरिफिकेशन, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डेटा से। तो जैसे मैंने कहा था कि वीनस जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है, तो आपने एक्चुअल डेटा से कहा नहीं सर झूठ बोल रहा। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कैन बी वेरीफाइड, लेकिन नॉर्मेटिव, मैंने बोला बच्चों संतरा एप्पल से ज़्यादा बेहतर है, तो अब इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते कि सर अब ये क्या, ये तो आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, तो इसमें वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। सजेस्टिव, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो कोई सजेशन नहीं देता, वो तो बस जो है फैक्ट बता देता है, भाई ये बात है तो है, कोई सजेशन नहीं है, इंडिया इज़ ओवर पॉपुलेटेड, बस है। लेकिन ये सजेस्टिव नेचर का होता है, इसमें हम कुछ सजेशन दे रहे होते हैं कि यू शुड बी ओबीडियंट, आप ओबीडियंट होने चाहिए हो, या इंडिया शुड कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन, इंडिया को अपनी पॉपुलेशन कम करनी चाहिए। तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सजेस्टिव इन नेचर होते हैं, यानी इसमें हम किसी को कोई सलाह दे रहे होते हैं। उसके बाद वैल्यू जजमेंट्स, इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होता पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, लेकिन इसमें तो वैल्यू जजमेंट होती है। हम जजमेंट के बेसिस पर, अपनी एनालिसिस के बेसिस पर ही अपने कुछ ओपिनियंस बना रहे होते हैं। और फिर एग्जाम्पल्स में वही एग्जाम्पल्स बच्चों आप लिख सकते हो जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना। तो इस डिफरेंस को आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। चलो तो ये भी डिस्कस हो गया अपना, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, तो इसको तो हमने बहुत अच्छे से अपनी वीडियोस के अंदर डिटेल में पढ़ा था, और याद ही होगा आपको, हमने पढ़ी थी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। एक थी व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी थी हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी थी फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और अगर तीनों की आपको मेन कहानी याद हो तो मैंने क्या बताया था, एक बार देखते हैं ऊपर से। व्हाट टू प्रोड्यूस में प्रॉब्लम क्या थी कि हमें कौन से गुड्स बनाने हैं, व्हाट कमोडिटीज़ शुड बी प्रोड्यूस्ड, और कितने बनाने हैं, एंड इन व्हाट क्वांटिटीज़, है ना। उसके कुछ एग्जांपल्स थे, ये बनाए या वो बनाए, ये बनाए या वो बनाए, लेकिन अल्टीमेटली हम डिसीजन किस आधार पे लेते थे कि ऐसा एलोकेशन करें जो मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फेक्शन लोगों को प्रोवाइड करे। फिर हमने पढ़ी थी दूसरी प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें था कि गुड्स को कैसे बनाना चाहिए। तो गुड्स को बनाने की 2 टेक्निक थी, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, और अल्टीमेटली हम वो टेक्निक का यूज़ करते हैं जो कॉस्ट एफिशिएंट हो, जिसमें हमारी कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम आए। सबसे मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक को हम चूज़ करते हैं। तीसरी प्रॉब्लम थी, याद होगा आपको, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इस प्रॉब्लम का दूसरा नाम होता है प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसमें समस्या ये थी कि हम गुड्स जो बनाएंगे वो किसके लिए बनाएंगे, अमीरों के लिए बनाएंगे ज़्यादा या गरीबों के लिए बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे। तो इसमें हमारी सॉल्यूशन थी कि जिसने जितना कंट्रीब्यूशन करा होगा हमारे प्रोडक्शन में, हम उसके प्रोडक्शन के हिसाब से ही गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ ली थी। अच्छा, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे ऑलरेडी सेम ही हैं जो हमने पढ़ रखे हैं। तो अलग अलग 3 तरह की इकोनॉमी में समस्याओं को कैसे सुलझाया जाता है ये लिखा है, तो ये ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, मैं फिर भी ब्रीफ में बता देता हूँ बच्चों। मार्केट इकोनॉमी में सारी की सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ और सिर्फ किससे सॉल्व की जाती हैं, प्राइस मैकेनिज्म से, ठीक है। बस ये वर्ड याद रखना, ये पहले भी आया है, एक बार मैं फिर से दिखा रहा हूँ। देखो ये लिखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग मार्केट इकोनॉमी में कि ऑल द सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। तो मार्केट इकोनॉमी में सारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती हैं, प्राइस मैकेनिज्म से। अपने आप डिमांड सप्लाई से प्राइस निकलता है, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है, गवर्नमेंट। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय सेंट्रल प्लानिंग या प्लान्ड अथॉरिटी। बस, तो ये एक छोटा सा इसमें पॉइंट था, ये ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। तो आगे आते हैं बच्चों। इसके बाद याद है एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था पूरा का पूरा, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, आकर देखते हैं।
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में मैंने बताया था कि इसमें दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, देखो, और वो दो गुड्स का कॉम्बिनेशन इस प्रकार से होता है, देखो, कि अगर आप एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाते हो 1 2 3 4 5, तो दूसरे गुड का प्रोडक्शन आपको कम करना पड़ता है 15 14 12 9 5, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड होते हैं। फिर मैंने आपको डायग्राम बनवाया था, ये देख के आपको याद ही आ गया होगा कि पीपीसी कैसा बनता है, ऊपर से नीचे, जिसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। और इसकी शेप भी मैंने बताई थी कि हल्की सी इसकी शेप जो होती है वो कैसी शेप ले रहा होता है, कॉनकेव शेप ले रहा होता है। हाँ, पीपीसी के दूसरे नाम होते हैं बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व। तो ये सारी बातें बच्चों वही लिखें जो एज इट इज़ हमने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर खूबसूरती से नोट्स के अंदर बनाया था। अच्छा, फिर उसके बाद है नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ बच्चों। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, हालांकि हमने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिस्कस कर रखा था, लेकिन फिर भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब होता है, इसकी जो डेफिनेशन याद करनी है वो पहले मैं मार्क करता हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट फॉरगॉन ऑल्टरनेटिव। ठीक है, इसका मैं एक एग्जाम्पल से ही आपको समझा दूंगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, सपोज विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी wheat worth ₹5,000 or alternatively rice worth ₹4,000 can be produced on a plot of land। ठीक है, इसका मतलब है कि मान लेते हैं एक फार्मर है और फार्मर के पास ये ज़मीन है। अब फार्मर को ये पता है कि वो अपने रिसोर्सेज से या तो इस लैंड पर वीट ग्रो कर सकता है, और अगर वो वीट ग्रो करेगा तो वो वीट को 5,000 रुपये में सेल कर सकता है बाज़ार में। या फिर फार्मर को पता है कि अगर उसने वीट ग्रो नहीं करा तो दूसरा ऑप्शन है वो राइस ग्रो कर ले अपने इस लैंड पर, और राइस को वो 4,000 रुपये में सेल कर सकेगा। तो इसका मतलब फार्मर के पास बच्चों 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं। क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं? 2, कि या तो वो वीट बनाए या वो राइस बनाए। दोनों तो बना नहीं सकता क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो या तो वीट बना पाएगा अपनी लैंड पर या राइस बना पाएगा। अब आप खुद सोचो, वीट बनाएगा तो 5,000 में बेच सकता है, राइस बनाएगा तो 4,000 में बेच सकता है। तो वो इन दोनों में से कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज़ करेगा? सर सिंपल सी बात है, वीट। वेरी गुड, तो वो वीट को चूज़ करेगा। तो इसका मतलब इस लैंड पर जब वो वीट बनाना शुरू करेगा, वीट बनाएगा, वीट बनाएगा, वीट बनाएगा, तो उसने, मैं ये भी बोल सकता हूँ, उसने वीट को चूज़ करा, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि उसने राइस बनाने के ऑल्टरनेटिव को छोड़ दिया। उसने सोचा मैं राइस नहीं बनाऊंगा। तो जो ऑल्टरनेटिव हम छोड़ देते हैं उसकी जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो दिस 4,000 इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं आपके पास 3 ऑल्टरनेटिव्स थे बच्चों, कि या तो आप साइंस ले लो, या कॉमर्स ले लो, या आर्ट्स ले लो। साइंस लोगे तो मैं बोल रहा हूँ आपको 1 लाख रुपए का सैलरी मिलेगी। ये हाइपोथेटिकल है, इसको दिल पे मत लेना। कॉमर्स लोगे तो मैं बोल रहा हूँ आपको 80,000 की सैलरी मिलेगी। आर्ट्स लोगे तो मैं बोल रहा हूँ आपको 1,50,000 की सैलरी मिलेगी। ठीक है, सपोज बाकी सारे फैक्टर मैंने कांस्टेंट कर दिए, बाकी मैं सारी चीज़ों को मान रहा हूँ भी वो कंसिडरेशन में नहीं लेना, सिर्फ पैसे के बारे में सोचना है। तो हम कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज़ करेंगे? तीनों में से हम चूज़ कर लेंगे आर्ट्स, है ना। तो ये हमने चूज़ कर लिया। अब मैं इसका मतलब ये भी बोल सकता हूँ कि हमने साइंस का ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन कर दिया, यानी हमने साइंस नहीं ली। हमने कॉमर्स का ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन कर लिया, यानी हमने कॉमर्स नहीं ली। तो इन दोनों ऑल्टरनेटिव्स को जिनको हमने छोड़ दिया, जिनको हमने नहीं लिया, तो इन दोनों ऑल्टरनेटिव्स में से जो बेस्ट होता है बच्चों,
इन दोनों ऑल्टरनेटिव्स में जो बेस्ट होता है, मतलब कि अगर इन दोनों में से चूज़ करना पड़े तो क्या चूज़ करते? 1 लाख वाला साइंस। तो इस 1 लाख रुपए को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, ये मतलब होता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग बस समझो ये कि मान लो किसी के पास 5 ऑल्टरनेटिव्स हैं या 10 ऑल्टरनेटिव है, या मैं कह रहा हूँ 100 ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब उसमें से आप चूज़ तो एक ही करोगे। हाँ सर, मान लो आपने ये चूज़ कर लिया, तो इसको चूज़ करने का मतलब हुआ कि आपने बचे हुए 99 आपने फॉरगॉन कर दिए, छोड़ दिए। तो जो ऑल्टरनेटिव्स आपने छोड़े बच्चों, उनमें जो सबसे बेस्ट होता है, मान लो इसमें मिल रहे थे आपको 50 रुपये, इसमें मिल रहे थे 60 रुपये, इसमें मिल रहे थे 80, इसमें मिल रहे थे 10, और ऐसे करते करते मान लो इसमें मिल रहे थे 5। तो जितने भी ऑल्टरनेटिव्स आपने फॉरगॉन करे, उसमें जो सबसे बेस्ट था 80, उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो देख लो आप फटाफट से, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ लिखा है कि ये इन दिस केस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हीट इज़ द राइस वर्थ ₹4000। तो हमारे इस छोटे एग्जांपल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो तो है 4000 रुपये का, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे भी लिखा है देयरफॉर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मतलब जो भी सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है जो हमने छोड़ दिया, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, उसके बाद बच्चों हमने MOC ये ऑलरेडी अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, बस जिसका आपको बच्चों फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। गुड्स सैक्रिफाइस जितने हुए डिवाइडेड बाय गुड्स प्रोड्यूस्ड हमने जितने करे, और इसका भी हमने एग्जांपल बना लिया था, शायद यही सेम टेबल बनाई थी। तो मैंने आपको बताया था, जैसे पहले वाले का आ रहा था 1 सैक्रिफाइस, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा था 2, फिर नेक्स्ट आ रहा था 3, नेक्स्ट आ रहा था 4, नेक्स्ट आ रहा था 5। तो इस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बोलते हैं स्लोप ऑफ PPC। और मैंने ये भी बताया था कि क्योंकि ये इंक्रीजिंग होता है, इसीलिए इसकी शेप कर्व की बनती है कॉनकेव। अच्छा, उसके बाद बच्चों ये जो एक्सरसाइज है ना, मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये आप खुद से ट्राई करना है ना। ये क्वेश्चन है, देखो ये इसका सॉल्यूशन है, बट आप वीडियो पॉज करके एक बार ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, फिर आंसर चेक करना, ठीक है ना। इसी तरह ये एग्जाम्पल 3 है, इसमें भी आपको ये शेड्यूल दे रखा है, आप वीडियो पॉज करके इसमें MOC खुद निकाल के देखना, फिर सॉल्यूशन से चेक कर लेना। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल ये आपकी सेल्फ एक्सरसाइजेज हैं प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था कि PPC डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और PPC की शेप कॉनकेव होती है। तो ये 2 बातें भी हमने फिर डिस्कस कर ली थी अपने फर्स्ट यूनिट में। उसके बाद PPC के अंदर हमने एक पॉइंट क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी पॉइंट PPC के ऊपर होगा तो उसे बोलते हैं फुल यूटिलाइजेशन। ये देखो यहाँ लिखा है। कोई भी पॉइंट PPC के अंदर होगा तो उसे बोलेंगे अंडर यूटिलाइजेशन, और कोई भी पॉइंट PPC के अगर बाहर होता है बच्चों तो इसे बोलते हैं अनअटेनेबल, मतलब ये हम अभी अटेन नहीं कर सकते। तो ये हमने कुछ छोटे से पॉइंट पढ़े थे। देन उसके बाद लेक्चर 2 में जो हमने पढ़ा था, याद है टॉपिक, PPC जो है वो शिफ्ट भी कर सकता है और PPC जो है वो रोटेट भी कर सकता है। शिफ्ट में मैंने बताया था कि ये राइट में शिफ्ट करेगा, ये आपको याद होगा, और इसके मैंने कुछ आपको रीजंस भी लिखवाए थे। PPC जो है वो लेफ़्ट में भी शिफ्ट कर सकता है, इसके भी हमने रीज़न लिखे थे। फिर मैंने आपको रोटेशन टॉपिक सिखाया था। रोटेशन के अंदर मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बनवाए थे कि रोटेशन एक्स एक्सिस पर हो सकता है, वाई एक्सिस पर हो सकता है, ऊपर नीचे, और मैंने तो आपको 2 केसेस और भी बनवाए थे कि किसी भी अलग 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 डायरेक्शन में PPC कैन रोटेट। तो बच्चों ये देखो था कंप्लीट हमारा ग्लैंस ऑफ चैप्टर 1 जितना हमने पढ़ा। आई होप बहुत अच्छे से अब आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया होगा। इसके बाद तो बस समरी दे रखी है चैप्टर की, यानी ब्रीफ में सारी बातें दे रखी हैं। तो बच्चों मैं आपके साथ अब ना क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा बुक के। तो दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सभी बच्चों को बोल रहा हूँ। मैं क्वेश्चंस डिस्प्ले करूँगा, आप वीडियो को पॉज करना, उन क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई करना, देन वीडियो के एंड में आंसर्स भी हैं, उनको देखना। तो अच्छी प्रैक्टिस आपकी बच्चों हो जाएगी, चैप्टर आपका बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो समरी दे रखी है। तो देखो ये MCQ हैं 1 से लेके 11।
पहले इन्हें अपने आप सॉल्व करना, देन 12 से लेके 18 इन्हें अपने आप सॉल्व करना वीडियो पॉज करके, देन 19 to 22 वीडियो पॉज करके इन्हें सॉल्व करना, देन 23 से 31 इन्हें सॉल्व करना, देन 32 to 35 इन्हें सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं, देन 36 to 38। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चों सॉल्व करना। अब वीडियो को आगे बढ़ाना, अब मैं आंसर दिखा रहा हूँ, तो इतना पार्ट आप तब प्ले करना जब आप 38 तक ऑनेस्टली सॉल्व कर चुके हो। ठीक है, तो मैं अब इनके आंसर्स दिखाता हूँ, अब आप चेक करना। ये हैं इनके आंसर्स बच्चों सारे एमसीक्यू के, ठीक है ना। बस, तो ये क्वेश्चंस आपको करवाने थे बच्चों मुझे, तो इनसे आपका पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा। और बाकी हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ शुरुआत।